हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो इस सेशन में हम 15 मई के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे जो कि हमने अलग अलग सोर्सेज से लिए हैं, जैसे कि हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, पीआईबी वगैरह अलग अलग। सो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्राइम कितना हो रहा है। तो ये इसका 3rd एडिशन था और रिलीज़ कौन करता है, तो वो करता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। क्राइम आ रहा है इसके नाम में भी, यहाँ पे भी क्राइम आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये रिलीज़ करेगा, ऐसे याद रखना है ना। और इसके अलावा इसमें बताया गया इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बारे में, जो कि अकर हुआ बिटवीन 2015 टू 2021। और इसमें बताया गया कि राइनो वाज द मोस्ट अफेक्टेड स्पीशी, यानी कि राइनो को सबसे ज़्यादा जो है अफेक्टेड है फॉर इट्स हॉर्न, मतलब उसके हॉर्न का काफ़ी ट्रेड होता है। और दूसरा नंबर पे आता है पैंगोलिन। पैंगोलिन कैसा होता है वो आप एक बार नेट पे जाके देखना, मैं फ़ोटो डालना भूल गई। उसमें एक स्केल्स होते हैं कुछ इस तरीके के, तो वो ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो वो 2nd नंबर पे आता है और 3rd नंबर पे है एलिफेंट की आइवरी। तो ऐसा बताया गया इस वाली रिपोर्ट में, ठीक है। और उसके अलावा प्लांट्स की बात करें तो सेडार एंड अदर स्पिंडल्स वर द मोस्ट अफेक्टेड। उसके बाद रोजवुड, अगरवुड। और कमोडिटीज़ की बात करें तो कोरल्स, क्रोकोडिलियंस, लेदर प्रोडक्ट्स वगैरह, शेल हो गए, एनिमल प्रोडक्ट, मेडिसिन्स, ये सब काफ़ी सीज़ हुई इलीगल ट्रेड के चलते हुए। और उसके बाद ये बताया गया कि भाई कितना भी हम लॉज वगैरह बना लें, उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा ये वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग जो है अभी भी चल रही है बहुत बड़ी मात्रा में। सो ये बात थी। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। और अगर याद करने की बात करें तो याद कैसे करना है, देखो क्राइम की बात हो रही है, वो भी इलीगल ट्रेड, वो भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, जो मतलब हमारे स्पीशीज़ वगैरह होती हैं उनसे एक्सट्रैक्ट किए हुए कुछ प्रोडक्ट्स, तो वो क्राइम बहुत ही गंदा होता है, नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारे इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी वगैरह भी इफेक्ट होती है। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा 3rd एडिशन है इस वाली रिपोर्ट का, ऐसे याद हो जाएगा। और ऑफकोर्स ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, ड्रग्स वगैरह की ट्रैफिकिंग जो मतलब इलीगल ट्रेडिंग जो होती है या फिर क्राइम हो रहा है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ से, तो वो वैसे रिलेट हो जाएगा। उसके अलावा राइनो के एक हॉर्न होता है बड़ा सा, तो इसलिए 1 नंबर पे वो आ जाएगा, मतलब 1st नंबर पे जो मोस्ट अफेक्टेड है वो राइनो है। उसके बाद अगर प्लांट्स की बात करें तो उसमें सेडार नंबर 1 पे है। तो लोगों को डर ही नहीं है, एकदम बेझिझक हो के प्लांट्स वगैरह की भी इलीगल ट्रेडिंग हो रही है, तो डर नहीं है, तो सेडार हो जाएगा। और फिर उसके अलावा ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं ही, तो ऐसे याद करोगे ना तो जल्दी जल्दी याद हो जाता है ना। और उसके अलावा रिकमेंडेशंस क्या दी कि भाई इसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं, तो बोला कोहेरेंस, कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में और अलग अलग कंट्रीज़ के बीच। इसके अलावा बात की गई कि कितनी ज़रूरत है टू एनहांस डेटा एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़, कैसे हम स्ट्रैटेजिक मेजर्स अपनाएं ताकि जो इंटरकनेक्टेडनेस है वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग में और जो पूरा क्रिमिनल नेटवर्क है उसको तोड़ के, उसको कट करके कैसे भी इन चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सके। करप्शन वगैरह जितना भी है इसमें टैकल करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें इसे प्रिवेंट करना है तो। और क्रिमिनल जस्टिस रिस्पॉन्स को भी मॉडर्नाइज करना ज़रूरी है, ये सब बताया इस रिपोर्ट में। इसके अलावा UNODC जो कि ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसकी फुल फॉर्म हमने यहाँ पे बताई थी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स है। इसके बारे में पढ़े तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1997 में। सो ये कैसे याद होगा, नो 7 काम करो, मतलब सत्य यानी कुछ अच्छा काम करो। सो नो गंदा काम नहीं, सत्य काम करो, अच्छे काम करो, उससे 1997 याद हो जाना चाहिए। उसके अलावा इसके हेडक्वार्टर्स हैं वीना, ऑस्ट्रिया में। सो जैसे कोई क्राइम करता हो पकड़ा जाएगा, फटाफट से हम वीना बचा देंगे। वीना वैसे तो ये वो वाला वीना है नहीं, ये तो वियना है, लेकिन हम याद करने के लिए ऐसा कुछ एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इट इज़ अ ग्लोबल लीडर इन द फाइट अगेंस्ट इलिसिट ड्रग्स और इंटरनेशनल क्राइम, चाहे टेररिज्म वगैरह हो या ड्रग्स वगैरह के जो इलीगल ट्रेड होता है उसको कैसे प्रिवेंट करना है उससे रिलेटेड काम करती है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन।
एजुकेट अबाउट ड्रग अब्यूज़ डेंजर्स, के ड्रग्स वगैरह अब्यूज़ करते हैं तो उसके क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं, इस बारे में भी ये लोगों को एजुकेट करती है। इसके अलावा क्राइम और टेररिज्म प्रिवेंशन इनके काम है, और रिलाइज ऑन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। बेसिकली जो भी कंट्रीज़ वगैरह इन्हें वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस देती हैं उन्हीं पे ये रिलाई करती हैं, उन्हीं से ये एग्जिस्ट करती है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन। सो आई होप ये वाली न्यूज़ क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। अब कुछ डाइटरी गाइडलाइंस इशू की गई ICMR के द्वारा, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है उन्होंने कुछ डाइटरी गाइडलाइंस दी, जिनमें उन्होंने बताया जो लेबल्स होते हैं ना, मतलब प्रोडक्ट्स हम कुछ भी खरीदते हैं, चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट ले लो, चिप्स हो गया, जूस हो गया, कोई से भी खाने का आइटम, उसमें जो लेबल होते हैं वो काफ़ी मिसलीडिंग होते हैं, ऐसा बोला गया। सो हेल्थ क्लेम्स ऑन पैकेज्ड फूड आर डिज़ाइन टू कैच द कंज्यूमर अटेंशन, ताकि कंज्यूमर की अटेंशन को ग्रैब किया जा सके, इसलिए बोला जाता है कि भाई एकदम बढ़िया फ्रूट से बना है, ताज़े फ्रूट से बना है, या फिर काफ़ी ऑर्गेनिक है, या फिर शुगर फ्री है, ऐसे अलग अलग क्लेम्स करके कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये काफ़ी मिसलीडिंग हो सकते हैं, और इसलिए कंज्यूमर को पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़नी चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो पूरी, उसके बाद ही अपनी इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करनी चाहिए। ये बोला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने, जो कि ICMR का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो कैसे मिसलीडिंग हो सकते हैं, बेसिकली जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई फूड प्रोडक्ट है वो नेचुरल, उसको नेचुरल बोल सकते हैं इफ़ इट डज़ नॉट हैव एडेड कलर्स और फ्लेवर्स और आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस, या फिर वो मतलब प्रोसेसिंग उसकी ज़्यादा नहीं हुई है तो उसको नेचुरल बोल देते हैं। सो ये लोग क्या करते हैं ना, मैन्युफैक्चरर्स वगैरह उसको बहुत लूजली इस वाली गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, जैसे कि अगर 1 या 2 भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाल दिए गए हैं उनके पूरे मिक्स में, तो उसको वो बोल देंगे कि भाई हमारा प्रोडक्ट तो एकदम नेचुरल है। उसके अलावा अगर किसी प्रोडक्ट में अगर 10% या उससे कम भी अगर फ्रूट वगैरह का ऐसा कुछ आइटम डाला गया है ना, तो उसको ऐसा बोल देते हैं कि भाई इट इज़ मेड विद रियल फ्रूट। लेकिन बना तो ठीक है, थोड़ा बहुत तुमने रियल फ्रूट डाला होगा, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा एडेड शुगर डाली जाती है, अलग अलग तरीके के एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, जो कि काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं। इस तरह से कुछ लोग क्लेम करते हैं मेड विद होल ग्रेन, लेकिन हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस्ड हो, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड काफ़ी हेल्दी नहीं होता हमारे हेल्थ के लिए। इसके अलावा एक जैविक भारत लोगो होता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, ये बताने के लिए कि वो 100% ऑर्गेनिक है, और वो देता कौन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। वो तब मिलता है जब प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवर्स, कलर्स वगैरह नहीं हो, साथ ही में जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स हो, मतलब कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ नहीं किए गए हों उन इंग्रेडिएंट्स को उगाने के लिए। तो एक तो प्रिजर्वेटिव्स नहीं हो, फ्लेवर नहीं हो, और साथ में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं हो, तो मिल जाता है 100% ऑर्गेनिक का टैग। लेकिन हो सकता है कि उसमें शुगर वगैरह काफ़ी हो, या फिर प्रोसेसिंग उसकी काफ़ी ज़्यादा हुई हो, तो वैसे भी थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है। इसी तरह से जब शुगर फ्री फूड्स हम बोलते हैं कि भाई हमारा ये वाला प्रोडक्ट एकदम शुगर फ्री है, तो हो सकता है उसमें काफ़ी ज़्यादा फैट वगैरह हो, या फिर हिडन शुगर हो, जो कि हम कंज्यूमर्स को नहीं पता होता। इसलिए कंज्यूमर्स आर एडवाइज टू क्रॉस चेक द क्लेम्स विद इंग्रेडिएंट्स एंड न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन। अगर हमें हमारी हेल्थ का ध्यान रखना है तो हमें ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए। और ये तो थी भाई न्यूज़ में क्या था ये सब। अब अगर हमने बीच में FSSAI के बारे में मतलब आया, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म एक तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाम में ही समझ में आ रहा है कि भाई फूड की सेफ्टी और उसके स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहे, वो चीज़ें ध्यान में रखती है FSSAI। एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसी एक्ट के अंतर्गत बनी है, यानी कि कौन सा एक्ट है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006। सो 2006 के इस एक्ट से बनी है। तो ये कैसे याद रहेगा, 6 से छी आता है ना थोड़ा बहुत, तो छी खाना नहीं होना चाहिए, मतलब गंदा क्वालिटी का खाना नहीं होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो वहाँ से अपन 2006 याद रख सकते हैं। ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के
अंदर ही आएगा। हेल्थ की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे अच्छा खाना यानी कि स्वस्थ जीवन, और इनका काम क्या है भाई, फूड सेफ्टी वगैरह का ध्यान रखें और जिससे कि पब्लिक हेल्थ वगैरह प्रोटेक्ट हो। और इट रेगुलेट फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इन इंडिया। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, पूरे हमारे सिटीजन्स की हेल्थ का सवाल है, तो न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल में ही इसके हेडक्वार्टर्स होंगे। इस तरह से आई थिंक फटाफट याद हो गया होगा। इसके अलावा हमने ICMR के बारे में भी पढ़ा, क्योंकि ICMR ने ही वो डाइटरी गाइडलाइंस इशू की, तो उनका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में ही आता है। इनकी फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इनका काम होता है बेसिकली एक एपेक्स बॉडी है इंडिया की, जिनका काम होता है टू फॉर्मुलेट, कोऑर्डिनेट एंड प्रमोट बायोमेडिकल रिसर्च। बायोमेडिकल रिसर्च करते हैं ये फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। जो भी मेडिकल इनोवेशंस वगैरह होते हैं उनको कैसे प्रोडक्ट या प्रोसेस में कन्वर्ट करके पब्लिक हेल्थ सिस्टम में लाया जाए, उससे रिलेटेड इनका काम होता है। और इसकी गवर्निंग बॉडी का बात करें तो वो कौन प्रोसाइड करता है, तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर, क्योंकि यहाँ पे भी हेल्थ की बात हो रही है तो हेल्थ मिनिस्टर आएंगे और उन्हें असिस्ट करती है एक साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी। अब ये एग्जिस्टेंस में कब आई थी, तो 1911 की बात है, जब इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन सेटअप किया गया था, लेकिन बाद में 1949 में उसे ICMR की तरह रीडिज़ाइन कर दिया गया था। हमारे इंडिपेंडेंस के बाद उसे 1949 में ICMR बना दिया गया था, ठीक है। और ऑफ कोर्स हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और ना ही ये स्टैट्यूटरी है, ना ही रेगुलेटरी बॉडी है। एक एपेक्स बॉडी जो कि बायोमेडिकल रिसर्च वगैरह करती है। सिंपल है, सो इससे याद हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज शक्ति पे। एक्सरसाइज शक्ति एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, और उसका 7th एडिशन होने जा रहा है। ये एक बाय एनुअल इवेंट है, यानी कि हर 2 साल में होता है, और अल्टरनेटिवली कंडक्ट होता है, एक बार इंडिया में एक बार फ्रांस में, मतलब एक बार इंडिया हो गया फिर फ्रांस, फिर इंडिया फिर फ्रांस, ऐसे होता है। सो इस साल कहाँ पे हो रहा है, इस साल मेघालय में हो रहा है। मेघालय में एक जगह है उमरोई नाम की, तो वहाँ पे हो रहा है, और लास्ट एडिशन इसका हुआ था फ्रांस में 2021 में। सो ये थी सिंपल सी न्यूज़। अब ये अगर डायरेक्ट याद हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होती है ना तो कुछ हिंट दो क्या। हिंट ऐसा ले लेना कि मेघा नाम की कोई लड़की है, उसकी उम्र हो गई, मतलब उम्र हुई से उम्र हो गई, ऐसा कुछ ध्यान रख लेना। लेकिन फिर भी उसमें बहुत शक्ति है। क्यों? क्योंकि वो सात्विक भोजन खाती है। 7 से सात्विक भोजन, उससे 7th एडिशन याद रह जाएगा, है ना। और सिर्फ फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट है, उसे फ्रेंच भी आती है। सो फ्रांस के साथ है, शक्ति नाम है, 7th एडिशन है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, उमरोई में मेघालय में होगी इस साल। इस तरह से कुछ सिली सा बना के याद करना, जल्दी हो जाता है याद, है ना। सो बढ़ते हैं आगे मालदीव्स पर। मालदीव से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, तो इंडिया ने एक्सटेंड किया है बजटरी सपोर्ट ऑफ $50 मिलियन टू मालदीव थ्रू ट्रेजरी बिल। बेसिकली मालदीव की गवर्नमेंट जो ट्रेजरी बिल इशू करती है फंड उठाने के लिए, उनको जो है हमने सब्सक्राइब किया था, तो उसी के कंटिन्यूशन में हमने ये बजटरी सपोर्ट दिया ऑन मालदीव गवर्नमेंट स्पेशल रिक्वेस्ट। उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी, तो हमने उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए $50 मिलियन का सपोर्ट दिया है। कैपिटल क्या है मालदीव की, तो वो है माले, और प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद मुइज़्ज़ू। अब ये मालदीव्स तो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो ये चीज़ें तो याद होनी ही चाहिए कि प्रेसिडेंट का क्या नाम है, कैपिटल कौन सी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अरे हो गया, बस इतना ही था आज का सेशन। सो आई होप इट हेल्प यू एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।